नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे छल के अगले भाग के साथ। अगली सुबह ठीक 6 बजे अपने समय पर शेखर की आंख खुल गई थी। उठकर कुछ देर बालकनी में आकर खुली हवा में बैठना उसकी आदत थी। आज से घर पर काम शुरू होना था, तो शेखर आज सिर्फ बालकनी में आकर खड़ा होता है और आज बिना ज़्यादा देर वहाँ रुके अपने कमरे में वापस आ जाता है, क्योंकि अपना ज़रूरी और नाजुक सामान वो पहले ही दूसरे कमरे में रख देना चाहता था। लेकिन अपने कमरे के साथ साथ उसे अपने बगल के कमरे से भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं। पर इतना सुबह कुणाल के कमरे में कौन हो सकता है, ये शेखर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अभी तो मज़दूरों के आने में थोड़ा वक्त था और भूषण जी, उपासना जी और सुधा जी भी इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर गए होते हैं और वहीं मैथिली और तृप्ति भी अभी नहीं जगी होंगी। यही सोचते हुए शेखर अपना सामान छोड़ कमरे से बाहर निकलकर कुणाल के कमरे में आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ सुधा जी मौजूद थीं, जिन्हें देख लग रहा था कि शायद वो भी कुणाल का सामान वहाँ से निकाल कर बॉक्सेस में डाल रही थी। उसकी किताबें, उसकी जीती ट्रॉफीज, उसके कपड़े और भी काफ़ी कुछ था जो वो बॉक्सेस में रख रही थी। पर उन्हें इस तरह कुणाल का कमरा खाली करता देख जाने क्यों पर एक टीस सी उठी थी उसे कि आज उसकी वजह से उनके बेटे का कमरा उससे अलग किया जा रहा था। भूषण जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन इसके लिए सुधा जी की मंजूरी इसमें थी भी या नहीं, शिखर नहीं जानता था। पर कुछ देर उन्हें इसी तरह बाहर से खड़े देख अब वो कुछ सोचते हुए अंदर आ गया था और अब वो सुधा जी के बिल्कुल पीछे आकर खड़े होते हुए कहता है, अगर आप चाहें तो हम कुणाल का कमरा नहीं बदलते, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। ये कुणाल का कमरा है और उसे उसी का रहने दीजिए। लेकिन शेखर की आवाज़ सुन सुधा जी झटके से पीछे मुड़कर देखती हैं। पर शेखर की बात सुन अब सुधा जी अपने हाथ में पकड़ी कुणाल की किताब वहीं टेबल पर रख मुस्कुराते हुए शेखर को देखते हुए कहती हैं, कल से यही दुविधा देख रही हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पर। लेकिन अगर ये मेरे एक बेटे का कमरा है, तो आगे भी तो ये मेरे ही बेटे बहू का कमरा होगा। कुणाल तो बाद में मेरा बेटा बना, पहला बेटा तो शेखर ही है ना, और वो तो दूर है, साथ तो तुम हो, और अपने बेटे बहू की खुशी क्या मैं नहीं चाहूंगी। शेखर, मैं कभी तुम्हारे लिए सीता दीदी नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी तुमसे कभी कोई कड़वाहट नहीं मिली मुझे, बल्कि यहाँ तो वो सम्मान मिला है मुझे जो मेरी पिछली जिंदगी में ना के बराबर था। पति क्या होता है, पति से मिलने वाला सम्मान क्या होता है, बच्चों का प्यार क्या होता है, ये मुझे इस घर में आकर पता चला है। एक नर्क भरी जिंदगी से मुझे स्वर्ग मिला है ये घर। और अगर भूषण जी इस घर की नींव है, तो तुम उनको संभाले खड़े हमारा सहारा हो। शेखर, तुम जब तक इस घर में हो, इस घर पर कोई आंच नहीं आ सकती। और जिनके पास ऐसा काबिल भाई हो, तुम्हें लगता है कि एक कमरे के लिए मैं या कुणाल नाराज होंगे और मुझे इस बात से बुरा लगेगा, जबकि मेरे ही बेटा बहू इस कमरे में रहने वाले हैं, कोई अनजान नहीं। बल्कि ये फैसला मैंने और भूषण जी ने साथ ही में लिया है बेटा, कि मौली को इस घर में कोई तकलीफ ना हो। वो बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर इस घर में आएगी। हम बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और कल रात मुझे समय नहीं मिल पाया, तो अब ये कुणाल का सामान उसके लिए तैयार किए कमरे में रखवाने के लिए अलग कर रही हूँ। तुम भी अपने कमरे का ज़रूरी सामान अलग करके रख दो, वो भी अभी दूसरे कमरे में रखवा देंगे, वरना सारा सामान खराब हो जाएगा। इतना कहकर सुधा जी फिर से कुणाल का सामान बॉक्सेस में रखने लगती हैं। तो शेखर उनसे कहता है, आप सामान अलग कर बॉक्सेस यहीं छोड़ दीजिएगा, मैं इन्हें नीचे कमरे में रख दूंगा। ये भारी हैं, उठाने में आपको तकलीफ होगी। शेखर के कहने पर सुधा जी मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है और फिर शेखर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। शेखर सुधा जी की इज्जत और फिक्र दोनों करता था, लेकिन सीता जी की जगह और अपनी माँ का दर्जा वो आज तक सुधा जी को नहीं दे पाया था, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसकी माँ सीता जी थी, जो चाहे इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ हर पल थी, जिनकी जगह वो कभी किसी को नहीं दे सकता था। 8 बजने को थे। उपासना जी और भूषण जी मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए थे। तृप्ति भी उठ गई थी और न्यूज़पेपर लिए हॉल में बैठकर सुधा जी के साथ चाय पी रही थी। पर उपासना जी और भूषण जी को वापस आया देख सुधा जी अपनी चाय खत्म करते हुए तृप्ति से भी जल्दी चाय खत्म कर नहाकर फ्रेश होकर आने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसके भी कॉलेज का टाइम हो रहा था और फिर देरी से तैयार होने पर वो भागते भागते नाश्ता करती थी। तो तृप्ति बस 5 मिनट में जाने की बात कहती है और सुधा जी किचन की ओर चली जाती हैं। भूषण जी अपने झूले पर आकर बैठ गए थे और उपासना जी तृप्ति के पास सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। शेखर अभी भी सब सामान नीचे कमरे में रख रहा था कि तभी किसी से फोन पर बात करते हुए चहकती हुई मैथिली नीचे हॉल में आती है। वो शेखर को ढूंढ रही थी, पर अब जैसे ही उसे नीचे स्टोर रूम से शेखर निकलते दिखता है, तो वो भागते हुए उसके पास आकर
उसका हाथ पकड़ उसे जल्दी से सबके बीच लाकर सोफे पर बैठाते हुए खुद भी उसके बगल में बैठकर उसे फ़ोन पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहती है, भाई देखो, आपकी शेरवानी और भाभी के लहंगे के डिज़ाइन का सैंपल आ गया है। बनकर ये बिल्कुल ऐसा लगेगा। और मेरी अतुल से, यानी जिसके ज़रिए मैंने ये लहंगा और शेरवानी बनवाई है, वो मुंबई से इसे यहाँ पहुँचा भी देगा। कितना खूबसूरत है ना? आप दोनों कितने प्यारे लगोगे इसमें। और ये देखो, ये आपकी और भाभी का हल्दी का आउटफिट, ये मेहंदी का और ये संगीत का, बिल्कुल मैचिंग। कितने क्यूट लगोगे इसमें आप दोनों। अरे तृप्ति, जल्दी इधर आ, देख कैसे हैं ये सारे आउटफिट, पसंद आए तुझे? तृप्ति भी सब तस्वीरें देख खुश होते हुए कहती है, वाओ दी, इट्स ब्यूटीफुल। ये सब तो वो डिज़ाइनर। तृप्ति ने इतना ही कहा था कि तभी मैथिली उसे आंख दिखाते हुए चुप कराती है और फिर बात को बदलते हुए कहती है, अरे ब्यूटीफुल तो होगा ना, 2 महीने से जाने कितने डिज़ाइन देखकर फाइनल किया है ये मैंने। और सिर्फ भाई भाभी क्यों, हमें भी तो एकदम पटाखा लगना है। देखिए हम सब के लिए, ये सब बुआ और सुधा माँ के लिए मेहंदी, संगीत और हल्दी के लिए साड़ियाँ और शादी के लिए लहंगा। और ये हमारे आउटफिट, ये तेरे लिए और ये मेरे लिए और ये पापा और ये सब कुणाल के लिए। मस्त है ना? पर अब तृप्ति मैथिली को कसकर गले लगाते हुए कहती है, वाओ दी, आप सच में बेस्ट हो। मतलब कितनी खूबसूरत ड्रेसेस हैं ये सब। आई एम सुपर एक्साइटेड इन्हें देखने और पहनने के लिए। अरे ये सिर्फ अभी फोटोज हैं, जब ज्वेलरी के साथ ये ड्रेसेस आएंगी तब देखना, हमारे सामने सब फीके होंगे। अब कुछ भी कहो, लड़के वालों का चमकना तो बनता है ना। दोनों एक दूसरे से हाई फाई करते हुए कहते हैं कि तब तक शेखर ने मैथिली के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया था और अब वो सब फोटोज को जूम करके देखने लगता है और फिर मैथिली को घूर कर देखते हुए कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतने बड़े डिजाइनर के कपड़े खरीद रही है तू। पापा आपको पता है, इसने सिर्फ कपड़ों में लाखों रुपए उड़ा दिए हैं। क्या जरूरत है तुझे इतना खर्चा करने की? हमने भी डिजाइनर से ही कपड़े डिजाइन करवाए हैं, कोई रोड साइड से कपड़े नहीं ले आए। तो तुझे क्या जरूरत है मुंबई से, वो भी इतने बड़े डिजाइनर से तू कपड़े डिजाइन करवा रही है? पर अब मैथिली उसके हाथ से अपना फोन छीनते हुए कहती है, तो आपको क्या मिर्ची लग रही है? खर्च मैं कर रही हूँ, आपसे पैसे मांग रही हूँ क्या? और भाई प्लीज अपनी शादी में तो कंजूसी मत करो। पता नहीं जाने कितने कंजूस मरे होंगे तब आपका जन्म हुआ होगा। हाँ, और जब हजारों रईस मरे होंगे तब तू पैदा हुई होगी, जो पैसा खर्च करते हुए ऐसा सोचती है जैसे पता नहीं तेरे बैंक खातों में करोड़ों रुपए आने वाला है, तो आज लाखों फूक दो तो क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन उनकी ये बात सुनकर तृप्ति हंसने लगती है, तो दोनों उसे घूरते हैं तो वो चुप हो जाती है। लेकिन तभी उपासना जी भी मैथिली से कहती है, पर मैथिली, शेखर ठीक कह रहा है, लाखों रुपए तूने सिर्फ कपड़ों पर खर्च कर दिए। अरे यहाँ भी तो अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, वो भी डिजाइनर। और अगर तुझे कुछ लेना था, मन था तेरा, तो बस शेखर और मौली के लिए शादी के दिन के लिए कपड़े खरीद लेती। सबके लिए क्यों बेटा? अरे बुआ, खरीदने ही क्यों है इतने महंगे कपड़े? बेफिजूल का खर्चा करना ही क्यों है? ये लड़की कभी कुछ सोच समझ कर चलती ही नहीं है, बस जो मन किया कर दिया। लेकिन अब तभी मैथिली गुस्से से सोफे से उठकर अपने पापा के पास उनके झूले पर जाकर बैठते हुए रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहती है, पापा आप बताओ मैंने क्या गलत किया? क्या मेरी अपने भाई की शादी को लेकर कुछ ख्वाहिशें नहीं हो सकती क्या? सब भाई का ही साइड लेते हैं, बुआ भी भाई का ही साइड लेती है। अगर मैंने अपने परिवार के लिए कुछ चाहा तो क्या मैं गलत हो गई? ये बस हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत ही नहीं है। अब कुछ नहीं करूंगी मैं, और अब कह दो इनसे, कर दूंगी सब वापस और नहीं आऊंगी इनकी शादी में, कर ले खुद ही जाकर शादी। पर मैथिली की बात पर भूषण जी और उपासना जी हंसने लगे थे और भूषण जी हंसते हुए मैथिली को अपने गले लगाते हुए कहते हैं, गुस्से में क्या बोल रही है? कुछ समझती है या सिर्फ बोलना है? अपने भाई की शादी में नहीं आएगी? कौन रोक रहा है तुझे कुछ करने से? तुझे जो लेना है वो खरीद, और अगर पैसे कम पड़े तो मैं बैठा हूँ अभी। तेरा भाई तो कंजूस है, लेकिन मैं थोड़े ही हूँ, और कुछ वापस नहीं होगा। तूने जो जो जिसके लिए लिया है सब वही पहनेंगे। और छोड़ अपने भाई और बुआ को, वो तो कंजूस हैं। मैं तो बिना अपने आउटफिट देखे भी खुश हूँ। और तृप्ति देख, उसके चेहरे से तो अब तक मुस्कुराहट गायब नहीं हुई है, और मैं दावे से कह सकता हूँ सुधा और कुणाल भी खुश हो जाएंगे तेरे लाए कपड़े देख। जिस पर मैथिली अपनी आंख साफ करते हुए कहती है, पापा मैं ना आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है सबके लिए। पता है आपको पापा, मैंने एक एक ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए 50 सैंपल देखे, तब जाकर मैंने सब फाइनल किया। ओ मैडम, अभी तो तेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आंसुओं की नदियां बहने वाली है, पर यहाँ तो सब सूखा रह गया। और नाटक देखो, आंखें ऐसे साफ कर रही है जैसे कितने आंसू टपके होंगे, तो बूंद नहीं गिरी इसकी आंख से।
वैसे सच है, हद है इस लड़की के लिए। पापा देख लो भाई को, मतलब ये चाहते हैं कि मैं रोऊं। आपको अच्छा लगेगा मैं रोऊंगी तो? मैं हंसते हुए अच्छी लगती हूँ ना, तो मैं रोऊंगी तो कितनी बुरी लगूंगी। क्यों रोएगी तू? रोए तेरे दुश्मन। मेरी बच्ची सिर्फ हंसते हुए अच्छी लगती है। मैं तो तुझे तेरी विदाई पर भी नहीं रोने दूंगा, और तेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो मेरी बच्ची की आंखों में आंसू क्या, नमी तक नहीं आने दे, और उसको अपनी पलकों पर बैठा कर रखे। पर अब मैथिली फिर से अपने पापा के गले लग जाती है, तो उपासना बुआ मुस्कुराते हुए कहती हैं, लेकिन भाई साहब इसे विदा करेंगे कैसे? मैं तो नहीं कर पाऊंगी। ये चली गई तो इस घर की रौनक, और जो इसके आने से ये महफिल जमती है, वो कैसे जमेगी? अभी इसकी शादी की बातें मत करो आप। अभी बस बहू के आने की खुशियां मनाने दो हमें। आप तो खुशी की जगह आंसू दे रहे हैं। पर मैथिली अब जल्दी से अपनी बुआ के पास आकर उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, बुआ आप तो डरा रहे हो मुझे। अभी तो भाई की शादी हो रही है, तो मेरी विदाई की बातें क्यों हो रही हैं? बुआ बस भाई ही आपके लाडले हैं। मैं और तृप्ति तो बस पराए हैं ना आप लोगों के लिए, तभी तो बस हमें विदा करने की बातें करते रहते हैं। हाँ दी, माँ हमेशा मुझे भी यही कहती रहती है कि मैं एक दिन विदा हो जाऊंगी। हमें सच में कोई प्यार नहीं करता। कि तभी सबके लिए चाय ला सुधा जी, भूषण जी, शेखर और उपासना जी को चाय देते हुए कहती हैं, कौन किसको विदा कर रहा है? अभी बहू के स्वागत की जगह किसकी विदाई की बातें कर रहे हैं आप सब? मामी माँ कर रही हैं जो वो हमेशा करती हैं, कि हम विदा हो जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस पर सुधा जी तृप्ति को अपने गले लगाते हुए कहती हैं, तुझे मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी। अरे अभी हमारी बच्चियों की उम्र ही क्या है? अभी तो उनके हंसने खेलने के दिन है, और बेटियां कभी पराई नहीं होती। सबसे कीमती ही बेटियां होती हैं, और मेरे पास तो दो हैं, और एक बहुत जल्द आने वाली है। कि तभी भूषण जी जल्दी से अपनी चाय का घूंट लेते हुए कहते हैं, अरे देखो इनकी बातों में एक ज़रूरी बात बताना तो मैं भूल ही गया, और उपासना ने भी याद नहीं दिलाया कि मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ। अभी घर लौटते हुए बापू सा का फ़ोन आया था। अब शेखर और मौली की शादी में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वो यही शादी की तैयारियों और क्या कहाँ और किस तरह होगा, इन सब के बारे में बात करना चाहते हैं। तो कल संडे है, सबकी छुट्टी है, तो वो चाहते हैं कि हम कल शाम उनके घर आएँ और उनके साथ ही डिनर करें। वैसे चाह तो मैं भी रहा था कि हम मिलें, क्योंकि कुछ बातें मुझे भी करनी है उनसे। तो अब जब वो खुद आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने हाँ कह दिया। यहाँ भी आज से शेखर के कमरे का काम शुरू होगा। वो सब किस तरह करवाना है, इसकी जिम्मेदारी मैंने बृजलाल को दे दी है। वो खुद मजदूरों और सामान वगैरह लाकर कल तक जितना तोड़फोड़ का काम है वो पूरा करवा देगा, और फिर आगे इंटीरियर का काम शुरू हो जाएगा। तो शेखर तू मौली को लेकर चले जाना, और कल हम सभी मौली के घर जाने वाले हैं। वाओ मामा जी, मौली भाभी के घर, यानी कल तो संडे मस्त होने वाला है। और मैथिली दी तो कल पहली बार वहां सबसे मिलेंगी। दी आपको पता है, मौली भाभी का घर हमारे घर से इतना बड़ा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप बिल्कुल राजमहल लगा लो, और वहाँ दादा सा, दादी सा, माँ सा, बापू सा, दो दो भाई सा, भाभी सा, और एक उनकी प्यारी सी गुड़िया है, जिनके साथ इतना मजा आता है ना कि वहां से आने का मन ही नहीं करता। तृप्ति मैथिली को सब बता रही थी, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुनती है। लेकिन फिर वो भूषण जी से कहती है लेकिन फिर वो भूषण जी से कहती है, लेकिन पापा मैं तो आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। वो कॉलेज नहीं है, पर एकेडमी तो जाना है मुझे, और इतने वक्त बाद आई हूँ, तो वहाँ बहुत काम पेंडिंग है, और अब स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं, तो बैच भी बढ़े हैं। तो सॉरी, कल आप लोग चले जाइए, मैं कभी बाद में जाकर सबसे मिल लूंगी। लेकिन ये कहते हुए वो शेखर को भी देख रही थी, क्योंकि शेखर तो जानता था कि उसके कल पूरा दिन एकेडमी में रहने की वजह राजस्थान महोत्सव की प्रैक्टिस थी, जिस पर वो वैसे ही उसे देखते हुए कहता है, पापा ने शाम को चलने के लिए कहा है। पूरा दिन काफी है एकेडमी के कामों को पूरा करने के लिए। कल मैं घर पर ही हूँ, तो मैं खुद तुझे एकेडमी छोड़ आऊंगा। फिर शाम तक आराम से अपना काम करना, और शाम को मैं खुद तुझे एकेडमी से लेकर मौली के घर ले जाऊंगा। पापा सुधा आंटी और बुआ को तेरी गाड़ी से तृप्ति मौली के घर ले जाएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तुझे तेरे हर वादे को याद क्यों दिलाना पड़ता है? पर मैथिली कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन उपासना जी उससे वादे के बारे में पूछने लगती है, कि उससे पहले ही मैथिली अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, ओह 8:30 हो गया, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, वरना कॉलेज पहुँचने में देर हो जाएगी। पर वहीं सामने टेबल पर शेखर का फ़ोन रखा हुआ था, जिस पर मौली का फ़ोन आ रहा था। तो शेखर को परेशान करने के लिए मैथिली थोड़ा आगे निकल रुकते हुए कहती है, भाई एक बात पूछूं, या ये आपका टेस्ट है? आपके लिए मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ या भाभी? अगर आपका रूम तैयार होने के बाद वो मुझे पसंद आ गया, और मैं कहूँ कि मुझे वो रूम पसंद है, और मैं आपसे उसे अपने लिए मांगूँ, लेकिन भाभी मना कर दे, तो आप क्या करोगे? आप वो रूम मुझे दोगे?
जिस पर अब शेखर भी अपना फ़ोन टेबल से उठाकर उसे अपने जेब में रखते हुए मुस्कुराते हुए ही मैथिली के पास आते हुए कहता है, अब इसमें कोई पूछने की बात है? बिल्कुल साफ मना कर दूंगा मैं, क्योंकि तू तो पराई है, तो बड़ा और आलीशान कमरा अपने पति से मांगना, क्योंकि मैं तो नहीं दूंगा। अभी तो मेरी शादी में आने से इनकार कर रही थी और अब मुझे टेस्ट कर रही है। तू भी एक बात गांठ बांध ले कि अब मेरी बीवी इस घर में आने वाली है, तो अब वो मेरे लिए तुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तू अब अपना पति ढूंढ जो तुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। जिस पर सीढ़ी पर खड़ी मैथिली शेखर के कंधे पर अपना हाथ रख धीरे से कहती है, वाह, आज तो महादेव ने छप्पर फाड़ कर कृपा बरसाई है। आपने अभी कहा कि मैं अपने लिए पति ढूंढूं। अभी तक डर लगता था कि कहीं मैंने अपने लिए कोई ढूंढा तो आप उसका हाल बेहाल कर दोगे, लेकिन अब आपको आपकी बीवी मिल रही है तो आपकी बंदिशों से मैथिली आज़ाद, और अब वो अपने लिए पति भी ढूंढ लेगी और आज़ाद होकर घूमेगी। थैंक यू सो मच भाई। अब जल्दी ही मैं आपको अपने हैंडसम और डैशिंग बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ, जिसके लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी भी होंगी और वो आपके कहे मुताबिक मेरे लिए आलीशान रूम भी बनवाएगा। तो आपको आपका कमरा मुबारक, मैं अपना देख लूँगी। तो वेट एंड वॉच भाई। इतना कहकर मैथिली हंसते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगती है, तो शेखर भी गुस्से से उसके पीछे भागते हुए कहता है, रुक, तू क्या बोलकर गई अभी? मैथिली रुक जा, तू बहुत बोलने लगी है आजकल। सच कड़वा ही होता है भाई, और आज तो पता लगा कि सच सुनकर प्यार के दुश्मनों को मिर्ची भी लगती है। इतना कहकर मैथिली हंसते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। पर शेखर के पास बार बार मौली का फ़ोन आ रहा था, जिसे सुनकर मैथिली हंसते हुए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए कहती है, हाँ हाँ उठा लो, इम्पॉर्टेंट पर्सन का फ़ोन आ रहा है। लेकिन भाई, मैं भी याद रखूंगी आपका ये धोखा कि आज मेरे भाई ने मुझे पराया कर दिया और खुद शादी से पहले ही जोरू का गुलाम बन गए। हे महादेव, अपने भाई का धोखा सहने की मुझे हिम्मत देना। इतना कहकर शेखर के आगे बढ़ने से पहले ही वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। पर अब उसकी इस हरकत पर वो भी हंसने लगा था। लेकिन अब वो मैथिली का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, ओ नौटंकी, दरवाज़ा खोल और बाहर आ। मैथिली, दरवाज़ा खोल। जिस पर वो झटके से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, क्यों? अभी क्या और दर्द देना बाकी रह गया है? अब क्या अपने कमरे में भी मैं अपना दर्द नहीं भुला सकती? हे महादेव, अब मैं कहाँ जाऊँ? भाई तो पराया हो गया, अब कमरा भी पराया हो जाएगा शायद। जिस पर शेखर अब उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बस कर मेरी माँ, हो गया। देख ली तेरी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। अब क्या ऑस्कर लेकर ही शांत होगी? तो मुंबई में पढ़ाती थी या एक्टिंग स्कूल में जाकर खुद एक्टिंग सीखती थी? ये पकड़, मौली का फ़ोन आ रहा है, तुझसे बात करना चाहती है। जिस पर मैथिली जल्दी से उसके हाथ से उसका फ़ोन छीनते हुए कहती है, तो पहले क्यों नहीं बताया? आप ना मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो कि मेरी और भाभी की बॉन्डिंग अच्छी ना हो। और मैथिली इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही शेखर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे उसके कमरे में भेजते हुए कहता है, जाकर फ़ोन पर बात कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। मुझे भी हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है, तो बात करके फ़ोन मुझे पापा के कमरे में दे जाना। इतना कहकर शेखर उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए वहां से नीचे की ओर चला जाता है, लेकिन मैथिली उसे गुस्से से घूर रही थी। पर फिर से मौली का फ़ोन आने लगता है, तो वो जल्दी से फ़ोन पिक कर अपने कमरे के अंदर आकर उससे बात करने लगती है। मैथिली कॉलेज पहुंच गई थी, लेकिन आज उसके एक के बाद एक 4 कंटिन्यू लेक्चर थे, तो आज वो वंदना से भी नहीं मिल पाई थी। पर सैटरडे को यूनिवर्सिटी में हाफ डे रहता था, तो मैथिली आज यहाँ से घर की जगह सीधा अकेडमी जाने वाली थी। मैथिली अपना आखिरी लेक्चर खत्म कर क्लास से बाहर निकलती है और स्टाफ रूम की ओर जाने लगती है। रास्ते में कई स्टूडेंट उसे विश कर रहे थे, तो वो बस उन्हें देख अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से अखिल और उसका ग्रुप भी अपनी क्लास से निकल कैंटीन की ओर जा रहे थे कि तभी बीच में मैथिली और उनका आमना सामना होता है, जिसे देखते ही वो उसे विश करते हैं। तो वो बस उन्हें एक बार गौर से देखते हुए, सिर्फ उन्हें देख अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उनके बगल से निकल जाती है कि उसके जाते ही पंकज एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ओह, थैंक गॉड मैथिली मैम ने हमें पहचाना नहीं। सुना है अभी 2 दिन नहीं हुए इन्हें ज्वाइन किए हुए, पर कईयों को सीधा कर दिया है उन्होंने। बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कभी जिंदगी में हंसी ही ना हो, और यहाँ आकर हमें भी हंसाना भुला देगी। अच्छा है अभी इनका हमारे ईयर में कोई लेक्चर नहीं है। पर अखिल अब हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ रुलाती है, यही कहा ना तूने, और स्ट्रिक्ट भी बहुत है। और ना हंसती है तो ना हंसे, क्योंकि मुझे तो इसे रुलाना है, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। और ये चैलेंज है मेरा, इसके सामने गुड बॉय बनकर पूरे कॉलेज के सामने इसे फूट फूट कर रुलाऊंगा। मुझ पर नकेल कसने की बात कर रही थी, लेकिन नकेल तो इस पर कसेगी। ब्रो, इतना ईगो पर मत ले इसे।
और पागल मत बन, प्रोफेसर है वो, कहीं उसके साथ पंगे लेने के चक्कर में तू ही पूरे कॉलेज के सामने तमाशा ना बन जाए। लेकिन पंकज की इस बात पर अखिल कोई जवाब तो नहीं देता, पर एक कुटिल मुस्कान थी उसके चेहरे पर। मैथिली स्टाफ रूम में पहुंची ही थी कि उसे दरवाजे पर ही वंदना मिल जाती है, लेकिन शायद अभी वो थोड़ा जल्दबाजी में थी तो वो मैथिली से वैसे ही कहती है, तू यहाँ से सीधा अकेडमी ही जाएगी ना? मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। मैं आज अपनी गाड़ी नहीं लाई, सुबह मिलन के साथ आ गई थी तो गाड़ी नहीं लाई, लेकिन अकेडमी से पहले तुझे मेरे साथ एयरपोर्ट चलना होगा। वो मेरे कजिन ने एक पार्सल भेजा है, उसे पिक करना है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस वो लेकर ही आना है। मेरा अब बस एक आखिरी लेक्चर बचा है, इसके बाद हम निकल जाएंगे, तो अगर मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाए वापस आने में तो मेरा वेट कर लेना। ठीक है, तू अपनी क्लास में जा, मेरा तो कोई लेक्चर है नहीं, अब तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तो जैसे ही फ्री होगी एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं तुझे यहीं मिल जाऊंगी। ठीक है, एंड थैंक यू। इतना कहकर वंदना अपनी क्लास की ओर चली जाती है और मैथिली अपना लैपटॉप वहीं स्टाफ रूम में रख लाइब्रेरी की ओर चली जाती है। अगले 1.5 घंटे बाद मैथिली और वंदना दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। मैथिली वंदना को अपने कल मौली के घर जाने के बारे में बता रही थी और शादी के अपने आउटफिट के जो उसे सैंपल आए हैं वो भी वो वंदना को दिखाती है, तो वंदना को भी सब बहुत पसंद आए थे। यही सब बातें करते करते दोनों कब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। मैथिली अपनी कार पार्क करती है और फिर दोनों अंदर की ओर जाने लगते हैं। वंदना को अपना पार्सल लेना था तो वो उसी एरिया की ओर जाने लगती है, लेकिन आज यहाँ इस वक्त काफ़ी भीड़ थी, मीडिया भी जमा थी और कई लोग भी इकट्ठा दिख रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी ब्लॉक किया हुआ था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैथिली वंदना से ही अंदर जाकर पार्सल ले आने के लिए कहती है और खुद वहीं बाहर ही रुक जाती है। तो वंदना को भी यही ठीक लगता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वंदना एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी तो मैथिली वहीं बाहर ही खड़े बाहर इतनी भीड़ होने का कारण जानने के लिए आगे पीछे देख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था उसे जिससे कुछ पता चल पाए। अभी उसे यहाँ खड़े 10 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक कुछ हलचल के साथ मीडिया अपने कैमरे लेकर और वहां इकट्ठा लोग एयरपोर्ट के गेट की ओर भागते हुए वही पास में खड़े हो गए थे, जिन्हें पुलिस पीछे की ओर रोक रही थी। मैथिली भी देख रही थी कि कौन आ रहा है ऐसा जिसके लिए लोग इतने बेचैन हैं, और अब वो भी सामने आ गया था जिसका सब इंतजार कर रहे थे, जिसको मैथिली भी अब भीड़ के पास थोड़ा आगे की ओर आकर देखती है तो सामने ही गेट से आता उसे जो नजर आता है उस पर नजरें टिक गई थी उसकी, जो पलकें झपकने तक नहीं दे रही थी, मुंह खुला का खुला रह गया था। सामने लगभग 32 साल का एक युवा खड़ा था, लंबा कद, भरा हुआ सुडौल शरीर, क्रीस्ड सफेद कुर्ते पजामे पर लाइट पर्पल कलर की खादी की हाफ बास्केट, दूध सा सफेद चमकता चेहरा, आंखों पर नजर का चश्मा, कायदे से बने बाल, हाथ में पहनी चमचमाती घड़ी, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल और ऐसी मुस्कुराहट जो हर किसी को उसका मुरीद कर दे। तभी तो मैथिली भी आज पहली बार किसी को देख इतना खो गई थी उसमें कि उसे अपने आसपास कोई महसूस ही नहीं हो रहा था, और ये था उदयपुर का सांसद अधिराज अखिलेश सूर्यवंशी, जिसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट कोट पैंट में चलता उसका राइट हैंड यानी मुकुल उसके बिल्कुल बगल में जल्दी जल्दी चलते हुए मीडिया से उसे निकालते हुए आगे बढ़ रहा था। अधिराज के गार्ड्स भी सबको पीछे ही रोक रहे थे, लेकिन उसके लिए लोगों का उत्साह ऐसा था कि कोई पीछे हटना चाहता ही नहीं था। उसका नाम लेकर लोग नारे लगा रहे थे और वो बस सबको देखते हुए हाथ जोड़ उनका अभिवादन कर आगे बढ़ रहा था। मीडिया कई सवाल कर रही थी उससे, लेकिन वो बस आगे बढ़ रहा था। पर तभी एक सवाल की सिर्फ शुरुआत ही सुन उसके तेजी से आगे बढ़ते कदम अचानक रुक जाते हैं, लेकिन उसके गार्ड्स भीड़ संभाल रहे थे। तो अब वो मीडिया कर्मी अधिराज के सामने माइक लाते हुए कहता है, सर आप अभी दिल्ली से लौटे हैं, सबने सुना है कि इस बार संसद में आपने अपने क्षेत्र के लिए कई बड़े बड़े काम किए जाने के वादे किए, और जो यहाँ पिछले 2 साल में आपने काम किए हैं उनके बारे में भी आपने बहुत बखूबी बताया। आपका जो संसद में विजन दिखा, क्या सच में वो यहाँ पूरा होगा? आपने सोलर एनर्जी, वाटर हार्वेस्टिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हर गरीब को अपना घर यानी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए उसकी सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान की बात की है। कई बड़ी कंपनीज को यहाँ लाने का वादा किया है। तो क्या ये वादे आपके पिछले किए वादों की तरह पूरे होंगे या सिर्फ बड़ी बड़ी बातों की तरह रह जाएंगे? क्योंकि इसके लिए बड़े बजट की जरूरत है, लेकिन फंडिंग पर तो आपने कोई बात की ही नहीं, तो बिना बजट ये सब कैसे पूरा हो पाएगा? और आजकल आपने खुद ही खबरों में पढ़ा होगा कि यहाँ के कई छोटे गाँव में नशा, बंधुआ मजदूरी और बाल विवाह, लड़कियों को शादी के नाम पर बेचना आए दिन खबरों में है। तो इसके बारे में कब बात होगी? रोटी, कपड़ा, मकान से पहले तो सुरक्षा जरूरी है। आप खुद भी युवा हैं, तो क्या आप युवाओं से जुड़ नहीं पा रहे, या सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो सिर्फ संसद में भाषण तक हैं, असली धरातल पर नहीं?
पर इन सवालों पर अधिराज मुस्कुराते हुए अपनी बिल्कुल सधी हुई और कड़क पर मीठे शब्दों में इसका जवाब देते हुए कहता है, आपके सवाल से ही हम आपको जवाब देते हुए संतुष्ट करते हैं कि हमने जो कहा वो वहाँ कहा जो लोकतंत्र का मंदिर है, और मंदिर में जो कहा जाता है या मांगा जाता है उसका चारों ओर गुणगान नहीं किया जाता। हमने जो कहा वो कितना सच है और कितना वो धरातल पर उतरेगा ये आपको जल्द पता चलेगा। और रही बात बजट की, तो अपने क्षेत्र को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। कर्तव्य भूले जा सकते हैं लेकिन लक्ष्य पूरे किए जाते हैं। और पैसा किस तरह आएगा, बजट कैसे मैनेज होगा, ये हमारा दायरा है। हम विकास चाहते हैं जो होकर रहेगा। और रही बात युवाओं से जुड़ाव, नशा और बाल विवाह की, तो ये हमारी सरकार के आने के बाद और उससे पहले के हालात आप हमसे बेहतर जानते हैं। और जिस तरह सवाल पूछना आपका कर्तव्य है, तो हमारे लोकतंत्र के एक बड़े स्तंभ आप भी हैं और सूत्र तो आपके भी फैले होते हैं। तो आप अगर हमारी थोड़ी सी मदद करें तो जो युवाओं के नशे और छोटी बच्चियों बहनों की जिंदगी में जो अभी सिर्फ थोड़े ही हालात बदले हैं वो पूरी तरह बदल सकते हैं। बस आपकी मदद की गुजारिश है हमें, और बाकी बजट का मसला हमारा है। और जो वादे हुए हैं बहुत जल्द उसकी उपलब्धि की कवरेज करने का मौका हम आपको जरूर देंगे। हर हर महादेव। अधिराज मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर कहते हुए अब वहां से निकल जाता है। तो फिर से उसके नाम के नारे लगने लगते हैं। कुछ लोग उसके लिए माला लिए खड़े थे जिसको वो बहुत आदर से स्वीकारता है और सामने ही खड़ी अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसका गनर गेट बंद करता है और आगे गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। मुकुल भी दूसरी ओर से उसके बगल में आकर बैठ जाता है। तो जाते जाते भी अधिराज सभी को हाथ जोड़ते हुए वहां से निकलता है। अधिराज की फ्लिट चली गई थी लेकिन मैथिली तो अभी भी उसी में खोई हुई थी। अधिराज की आवाज उसके कानों में घुल एक अजीब सा एहसास करा रही थी उसे। वो अधिराज में इतना खोई हुई थी कि शुरुआत से अभी तक उसके ही बगल में आकर खड़ी हुई वंदना पर भी उसका ध्यान नहीं गया था। पर अब तभी वंदना उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, सपनों से बाहर आइए मैथिली जी, वो चले गए हैं। अगर आपका उनको निहारना हो गया हो तो हम चलें या अभी उनके वापस आने तक यहीं रुकना है। जिस पर मैथिली थोड़ा सकपका जाती है पर फिर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। तो वंदना भी हंसते हुए कहती है, वैसे जिनको तूने अभी देखा ना, यहाँ की हर लड़की का उन्हें देखकर वही हाल होता है जो तेरा हुआ है। वैसे आज पहली बार तुझे ऐसा देख रही हूँ कि मैथिली किसी को देखकर इस तरह खो गई कि अपने आसपास की दुनिया ही भूल गई। चेहरा देख अपना, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है। अब वो तो होगा ना, आज पहली बार किसी को देखकर आंखें उस पर जम गई। कानों में जैसे वो आवाज घुलकर दिल में उतर गई। दिल इतना जोरों से भी धड़कता है ये तो मैं आज जान रही हूँ। हाय, पहली नजर का प्यार क्या होता है और कैसा होता है ये आज समझ रही हूँ मैं। लव एट फर्स्ट साइट सच में होता है यार। मैं नहीं मानती थी इसे लेकिन ये सच में होता है। मैथिली मुस्कुराते हुए कहती है तो वंदना हंसते हुए कहती है, लेकिन तुझे जो ये अभी लव एट फर्स्ट साइट हुआ ना वो बेकार है। तो उसे यहीं भूल जा, क्योंकि तेरा जिसके साथ पहली नजर का प्यार हुआ है ना वो पहले से कमिटेड है, और जिसके साथ कमिटेड है उसे भी तू बहुत अच्छे से जानती है। पर मैथिली चौंकते हुए कहती है, क्या मैं उसे जानती हूँ? कौन है वो? पर अब वंदना उसका हाथ पकड़ उसे उसकी गाड़ी के पास ले जाते हुए कहती है, बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले आराम से चलकर गाड़ी में बैठ, क्योंकि सब जानकर अगर तू बेहोश हो गई तो मैं तुझे उठाकर गाड़ी तक नहीं ले जा पाऊंगी। वंदना मैथिली का हाथ पकड़ उसे उसकी गाड़ी के पास ले आई थी और अब दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। तो मैथिली ड्राइविंग सीट पर ही बैठ जल्दी से वंदना की ओर मुड़ती है। तो वंदना हंसते हुए उसे कुछ बोलने से पहले ही रोकते हुए कहती है, सब्र रख, सब बता रही हूँ। तो जिसे अभी तूने देखा, जिसे देखते ही तेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, वो जानती है कौन है? ये वही है जिसके लिए कल तूने मेरी हमारे पूरे ग्रुप के सामने क्लास लगाई थी, यानी मौली भाभी के भाई और त्रिशा मैम का प्यार, इश्क और मोहब्बत, एमपी अधिराज सूर्यवंशी। व्हाट, ये मौली भाभी के भाई हैं? मौली भाभी के भाई एमपी हैं और ये त्रिशा मैम के अधिराज हैं? इतना कहकर मैथिली रोनी सी शक्ल बनाकर सामने लगी महादेव की मूर्ति को देखते हुए कहती है, ये गलत है ना महादेव, ये तो आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। पहले तो आपने मेरे दिल में फीलिंग्स डाली और अब इतना बड़ा घोटाला भी कर दिया। पहली बार किसी को देखकर ऐसा लगा था कि मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया, और फिर सीधा उसे किसी और का प्यार बना दिया। और चलो ठीक है, मत देते आप मुझे उसे, पर मैं अपने ख्यालों में तो उसे रख पाती, थोड़ा सा तो खुश हो जाती। पर उसे मेरे ही भाई का साला बना दिया कि मैं चाहकर भी उसे ना भूल पाऊं और उसे किसी और के साथ देखने को मजबूर होकर कुड़ती रहूं, किलसती रहूं।
अरे त्रिशा मैम को कोई और लड़का पसंद करवा देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? और मुझसे ही उन्हें इन्हें पाने का आइडिया भी दिलवा दिया। इतने तो पाप नहीं किए मैंने जो मैं एक अपनी पसंद का लड़का डिजर्व नहीं कर सकती। महादेव ये बिल्कुल सही नहीं है, आप कुछ करो और मैंने जो भी त्रिशा मैम को बोला वो सब भूल जाए, उन्हें कुछ याद ही ना रहे और ना अधिराज बात करें उनसे। अब कुछ भी करके आपको ऐसा ही करना होगा। पर मैथिली की बात सुन वंदना अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। तो मैथिली चिढ़ते हुए कहती है, क्या है, क्यों दांत दिखा रही है? एक तो मेरा दिल तोड़ दिया और अब हंस भी रही है। आज ही तो मेरे दिल में प्यार की एक छोटी सी कली पनपी थी और आज ही उसे कुचल दिया गया। मैं तो दो चार अच्छे अच्छे ख्वाब भी नहीं देख पाई और तुझ जैसे मेरे प्यार के दुश्मनों ने उन्हें देखने से पहले ही तोड़ दिया। यहाँ ना सारी तेरी गलती है। अब प्यार देखकर करती कि वो कहीं पहले से किसी का प्यार ना हो, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है। तो तेरा तो पहला नहीं नहीं कुछ देर का और पहली नजर का प्यार अधूरा रह गया मैथिली, अधूरा रह गया, जिसे तू अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी नहीं पा सकती। किसी और के साथ उसे देखना तेरी मजबूरी होगा, क्योंकि तूने ही अपने प्यार का त्याग कर उसे पाने का गुरु मंत्र किसी और को दे दिया। और अब चाहकर भी वो तेरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी और का है। तेरा प्यार तेरा नहीं रहा। इतना कह वंदना जोर जोर से हंसने लगती है। तो मैथिली उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और वैसे ही वो अपनी सीट बेल्ट लगाती है और तेजी से वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। और वंदना पूरे रास्ते मैथिली का मुंह देखते हुए हंस रही थी। लेकिन फिर आखिर में कुछ देर बाद वंदना को देख मैथिली खुद भी हंसने लगती है। पर हाँ, आज पहली नजर का प्यार क्या होता है ये वो समझी जरूर थी। धन्यवाद।